कभी कभी सच इतना सरल होता है कि कोई उस पर विश्वास नहीं करता। 12 मार्च 2009 रात के ठीक 2:17 उत्तर भारत की एक हाई सिक्योरिटी जेल में सायरन बजता है। गार्ड दौड़ते हैं, सर्च लाइटें घूमती हैं और तब जाकर अधिकारियों को एहसास होता है वो जो होने वाला था वो हो चुका था। 3 खतरनाक कैदी भाग चुके थे। लेकिन असली झटका तब लगता है जब जेल का एक जूनियर अधिकारी एक पुरानी फाइल निकालता है। उसमें एक हस्तलिखित रिपोर्ट थी। तारीख थी 6 हफ्ते पहले की और उस रिपोर्ट में शब्द दर शब्द वही सब लिखा था जो आज रात हुआ था। किसी ने उस रिपोर्ट को पढ़ा नहीं था, किसी ने उस कैदी की बात पर विश्वास नहीं किया था और आज उसकी कीमत पूरा देश चुका रहा था। ये कहानी है उस एक इंसान की जिसने सच बोला, जिसने चेतावनी दी और जिसे चुप करा दिया गया। उस जेल का नाम था केंद्रीय कारागार नंबर 7। बाहर से देखने पर यह किसी भी आम जेल जैसी दिखती थी। ऊंची दीवारें, कंटीले तार, सीसीटीवी कैमरे और 24 घंटे तैनात गार्ड। कागज पर यह एक आदर्श सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन हर व्यवस्था में कमजोरी होती है और वो कमजोरी अक्सर इंसान होता है। इस जेल में उस वक्त लगभग 900 कैदी बंद थे। इनमें से ज्यादातर छोटे मोटे अपराधी थे, लेकिन एक विंग था, विंग डी, जहां वो लोग रखे जाते थे जिन्हें समाज अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। हत्यारे, संगठित अपराध के सरगना और वो लोग जिनके नाम सुनकर आम आदमी की रातों की नींद उड़ जाती थी। और इसी विंग डी में एक कैदी था, रमेश कुमार वर्मा। रमेश कोई बड़ा अपराधी नहीं था, वो एक छोटे से धोखाधड़ी के मामले में पकड़ा गया था और उसे 2 साल की सजा हुई थी। संयोग से या शायद दुर्भाग्य से उसे विंग डी में उन खतरनाक कैदियों के साथ रखा गया था। रमेश एक चतुर आदमी था, शांत, सोचने वाला और बहुत ध्यान से देखने वाला। और जेल की उस बंद दुनिया में उसने कुछ ऐसा देखा जो किसी और ने नहीं देखा था। ये सब शुरू हुआ था जनवरी की एक ठंडी सुबह से। रमेश ने देखा कि विंग डी के 3 कैदी, राकेश पाठक, सलीम खान और विक्रम सिंह, अचानक बहुत शांत हो गए थे। ये असामान्य था। जेल में शांति का मतलब अक्सर ये नहीं होता कि सब कुछ ठीक है। जेल में शांति का मतलब होता है कोई बड़ी योजना बन रही है। रमेश ने ध्यान देना शुरू किया। वो देखता था कि ये तीनों किस समय उठते हैं, वो क्या खाते हैं, वो किससे बात करते हैं और सबसे जरूरी वो किस दिशा में देखते हैं। कुछ दिनों में रमेश को एहसास हुआ कि इन तीनों की नजरें बार बार एक ही जगह जाती थी, जेल की उत्तरी दीवार के पास बने पुराने स्टोर रूम की तरफ। वो स्टोर रूम महीनों से बंद था। कहा जाता था कि उसकी छत टूटी हुई है और मरम्मत का काम अटका पड़ा है। लेकिन रमेश ने देखा रात के अंधेरे में उस स्टोर रूम की खिड़की से कभी कभी हल्की सी रोशनी आती थी। रात के 2 बजे जब सब सो जाते थे, रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। अगले कुछ हफ्तों में रमेश ने जो जानकारी इकट्ठी की वो किसी जासूसी उपन्यास से कम नहीं थी। उसने पता लगाया कि सलीम खान जेल के एक सफाई कर्मी से बात करता था और हर बार बात करने के बाद सफाई कर्मी अपनी जेब में कुछ छुपा लेता था। रमेश को शक हुआ कि ये सिर्फ बातचीत नहीं थी, ये लेन देन था। उसने ये भी देखा कि विक्रम सिंह, जो कभी किताबें नहीं पढ़ता था, अचानक जेल की लाइब्रेरी जाने लगा था और हर बार वो एक ही किताब लेकर आता था, भारत का भूगोल, नक्शे और रास्ते। और राकेश पाठक, वो एक काम करता था जो सबसे ज्यादा चिंताजनक था। वो रात को जागता था, खिड़की की सलाखों को छूता था, उनकी मोटाई नापता था और फिर वापस चुपचाप लेट जाता था। रमेश अब पूरी तरह समझ चुका था, भागने की योजना बन रही थी। फरवरी की 1 तारीख को रमेश ने एक काम किया जो उसकी जिंदगी का सबसे साहसी और सबसे दुखद फैसला साबित हुआ। उसने जेल के जूनियर वार्डन राम प्रसाद से मिलने की गुजारिश की। राम प्रसाद एक थके हुए सरकारी मुलाजिम थे। 22 साल की नौकरी में उन्होंने बहुत कुछ देखा था। कैदियों की झूठी शिकायतें, बनावटी बीमारियां और सुविधाएं पाने के लिए गढ़ी गई कहानियां। उनके लिए हर कैदी एक फाइल नंबर था, कुछ ज्यादा नहीं। रमेश ने उनके सामने बैठकर सब कुछ बताया, नाम लिए, तारीखें बताईं, स्टोर रूम का जिक्र किया, सफाई कर्मी की बात की, भूगोल की किताब का हवाला दिया। राम प्रसाद ने सुना, चाय की चुस्की ली और फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, वर्मा जी, तुम बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, लेकिन जेल में बहुत ज्यादा सोचना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। रमेश की रिपोर्ट फाइल में बंद हो गई। किसी ने उसे पढ़ा नहीं, लेकिन रमेश हार मानने वाला नहीं था। 2 हफ्ते बाद उसने जेल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शर्मा से मिलने का रास्ता निकाला। डॉक्टर शर्मा जेल प्रशासन के बाहर के आदमी थे, शायद वो सुने। डॉक्टर शर्मा ने सुना, नोट्स भी लिए, लेकिन अंत में बोले, देखो रमेश, ये मेरा काम नहीं है।
मैं इसे सुपरिंटेंडेंट के पास भेज सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इसे गंभीरता से लेंगे। उन्होंने भेजा भी, लेकिन जेल सुपरिंटेंडेंट उस हफ्ते सरकारी दौरे पर थे। उनके दफ्तर में काम कर रहे क्लर्क ने उस चिट्ठी को पेंडिंग की फाइल में डाल दिया और वो फाइल वहीं रही। रमेश अब घबरा रहा था। उसे पता था समय कम है, वो तीनों जल्दी में थे। उनकी हरकतों में एक बेचैनी आ गई थी। वो कम बात करने लगे थे, खाना कम खाने लगे थे, और रात को वो स्टोर रूम से आने वाली आवाजें वो अब ज्यादा तेज थीं। रमेश ने अपनी जिंदगी में जो सबसे बड़ा जोखिम उठाया वो अब उठाया। उसने गुप्त तरीके से अपने परिवार को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में छिपे शब्दों में यह संदेश दिया कि किसी तरह यह बात बाहर के मीडिया तक पहुंचे। चिट्ठी जेल की जांच में पकड़ी गई। रमेश को 3 दिन एकांत कक्ष में बंद कर दिया गया। सुरक्षा नियमों का उल्लंघन, यही लिखा गया उसकी फाइल में। और उन 3 दिनों में जब रमेश अंधेरी कोठरी में बंद था, वो तीनों कैदी अपनी योजना के अंतिम चरण में पहुंच रहे थे। 12 मार्च की रात जेल में हर चीज सामान्य लग रही थी। गार्ड अपनी अपनी जगह थे, सीसीटीवी कैमरे चल रहे थे और ड्यूटी रजिस्टर में हर आधे घंटे पर ऑल वेल लिखा जा रहा था। लेकिन उत्तरी दीवार के पास उस पुराने स्टोर रूम में पिछले 6 हफ्तों की मेहनत अपने अंजाम तक पहुंच रही थी। स्टोर रूम की जमीन में एक सुरंग थी, 6 फुट गहरी, 4 फुट चौड़ी, हाथों से खोदी गई। उस मिट्टी को दिन में सफाई की आड़ में हटाया गया था, उसी सफाई कर्मी की मदद से जिसे सलीम खान पैसे देता था। सुरंग जेल की उत्तरी दीवार के नीचे से होकर बाहर एक पुरानी नाली तक जाती थी। रात के ठीक 2:17 पर तीनों कैदी उस सुरंग में घुसे, एक के बाद एक, और कुछ ही मिनटों में वो दूसरी तरफ थे, आजाद। सायरन बजा, दौड़ भाग मची, अधिकारी हड़बड़ाए, फोन की घंटियां बजने लगी, और तब जूनियर वार्डन रामप्रसाद के हाथ कांपने लगे। उन्हें याद आया वो फाइल, वो रिपोर्ट, वो आदमी जो उनके सामने बैठकर यही सब बता रहा था, और उन्होंने मुस्कुराकर टाल दिया था। उन्होंने फाइल निकाली, रमेश कुमार वर्मा की हस्तलिखित रिपोर्ट, तारीख फरवरी पहली। उसमें लिखा था, विंग डी के 3 कैदी भागने की योजना बना रहे हैं। उत्तरी दीवार के पास स्टोर रूम में सुरंग खोदी जा रही है। एक बाहरी सफाई कर्मी इनकी मदद कर रहा है। ये किसी भी रात हो सकता है, जल्दी कदम उठाए जाएं। रामप्रसाद की आंखें भर आईं। उन तीनों कैदियों को पकड़ने में पुलिस को 4 दिन लगे। राकेश पाठक नेपाल बॉर्डर के पास मिला, सलीम खान मुंबई में एक झुग्गी में छिपा था, और विक्रम सिंह एक ट्रक में बैठकर पंजाब जा रहा था। उन्हें वापस लाया गया, उन पर नए आरोप लगे, उनकी सजा बढ़ाई गई। उस सफाई कर्मी को गिरफ्तार किया गया। जेल प्रशासन पर जांच बैठी, अखबारों में खबरें छपी, नेताओं ने बयान दिए, और रमेश कुमार वर्मा, रमेश उस सुबह भी अपनी कोठरी में था, वही कोठरी जहां उसे एकांत की सजा दी गई थी। जब जांच अधिकारी उससे मिलने आए तो उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, कोई मैंने तो पहले ही कहा था वाला घमंड नहीं था। उसने बस इतना कहा, मुझे पता था कि यही होगा, मैं सिर्फ ये चाहता था कि कोई सुन ले। जांच में यह साबित हुआ कि रमेश की रिपोर्ट सही थी, शब्द दर शब्द, तथ्य दर तथ्य। उसे अच्छे व्यवहार के लिए कुछ महीने पहले रिहा करने की सिफारिश की गई, लेकिन वो सिफारिश भी एक फाइल में बंद हो गई। ये कहानी सिर्फ एक जेल की नहीं है, ये उन सभी लोगों की कहानी है जो सच देखते हैं और चुप करा दिए जाते हैं, जो चेतावनी देते हैं और पागल कहलाते हैं, जो सिस्टम पर भरोसा करके अपनी बात कहते हैं और सिस्टम उन्हें निगल लेता है। दुनिया के इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां किसी ने आपदा से पहले चेतावनी दी और उसे नजरअंदाज किया गया। टाइटैनिक पर बर्फ की चेतावनी दी गई थी। चैलेंजर अंतरिक्ष यान की तबाही से पहले इंजीनियरों ने आपत्ति जताई थी, और न जाने कितनी बार, न जाने कितनी जगह किसी ने कहा रुको, कुछ गलत है, और उसे अनदेखा किया गया। सवाल ये नहीं है कि रमेश ने गलत किया या सही, सवाल ये है हम क्यों नहीं सुनते। शायद इसलिए कि सच सुनना आसान नहीं होता। सच सुनने का मतलब है ये मान लेना कि हम चूक गए, कि हमारी व्यवस्था में कमजोरी है, कि हमारे नीचे का कोई छोटा आदमी हमसे ज्यादा जानता है। और ये अहंकार, यही अहंकार सबसे बड़ी कमजोरी है। जेल की दीवारें टूटती हैं सुरंगों से नहीं, वो टूटती हैं हमारी बेरुखी से, हमारी थकान से, हमारे इस विश्वास से कि कुछ नहीं होगा, यहाँ सब ठीक है।